नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना को मोदी सरकार का एक और तोहफा। देश को और वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर। वायुसेना हुई और मजबूत। गुजरात का किला जीतने का केजरीवाल का सपना हुआ चूर चूर। गुजराती कर रहे जमकर बेइज्जती। फेंकी जा रही हैं बोतलें। फ्री का लॉलीपॉप हुआ चकनाचूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मच रहा घमासान। खड़गे और थरूर के बयान ने किया सियासी पारा हाई। कहा यह युद्ध नहीं, पार्टी को मजबूत बनाने का चुनाव है। दशहरा रैली से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। 4000 शिवसैनिकों ने थामा शिंदे का हाथ। भारत से गुजर रहे ईरानी प्लेन में बम की सूचना से मचा हड़कंप। दिल्ली में लैंडिंग की नहीं मिली इजाजत। सुखोई ने एस्कॉर्ट करके सीमा से बाहर खदेड़ा। सबसे पहले बात भारत को मिले पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर की। आज का दिन देश के इतिहास के लिए बेहद यादगार बन गया। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और इस हेलीकॉप्टर को सौंप दिया। हेलीकॉप्टर को 82 साल पुरानी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यानी कि लगातार हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार का आत्मनिर्भर अभियान आगे बढ़ता जा रहा है। भारत और कितना मजबूत होता जा रहा है। देखिए, पहला LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और यह अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। तमाम तरह के जो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी जो हथियार, मिसाइल्स जो लैश होने थे वो है। साथ ही साथ जिस हाइट पे हमें हेलीकॉप्टर उड़ाना है, मतलब चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कारगिल हो, कहीं भी हो, ये हेलीकॉप्टर वहाँ पे बहुत ही भरोसे के साथ दुश्मनों को खदेड़ सकता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है और हिंदुस्तान का ये पहला। ये सारी चीज़ें हम विदेश से खरीदा करते थे, दलाली होती थी, लूट मचता था और फॉरेन रिजर्व बहुत सारा विदेश जाता था। लेकिन देश बदल रहा है, ये उसका प्रमाण है। और हमारे पास इस तरह का एक हेलीकॉप्टर हो, ये कारगिल युद्ध के दौरान हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी। और इसलिए धीरे धीरे करके जब सरकार हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित करती है तो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, वो इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है। तेजस हमने बनाया, 10 कंट्रीज दुनिया भर की वो तेजस के लिए लाइन लगाई हुई है। तो हम धीरे धीरे डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने एक खबर बताई थी कि किस तरीके से पिनाका मिसाइल सिस्टम आर्मीनिया ने खरीदा है। 2000 करोड़ की डील हुई है। तो ये बताता है कि कहाँ हम सारे हथियार विदेशों से खरीदते थे, अब ये हिंदुस्तान पिछले 8-10 सालों में इतना बदल गया है कि हम अब उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लिए बना भी रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात कि इस तरह की खबरें चीन और पाकिस्तान में दहशत पैदा करती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोदी सरकार लगातार भारत को मजबूत बना रही है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और केजरीवाल उन्हीं मोदी के गढ़ को फतह करने का प्लान बना रहे थे। यहां भी पीएम मोदी ने तगड़ी पटकनी दी है। पीएम मोदी का एक गुजरात दौरा केजरीवाल को ले डूबा। अब केजरीवाल गुजरात में सत्ता हासिल करने के बारे में भूल जाएं, क्योंकि गुजरात की जनता केजरीवाल की घोर बेइज्जती कर रही है, बोतलें फेंक रही है। यानी कि गुजरात की जनता ने केजरीवाल के फ्री के लॉलीपॉप को नकार दिया है। इसीलिए केजरीवाल झूठे दावे करने पर उतर आए हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल का गुजरात में आखिर होगा क्या? टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे? देखिए, गुजरात में केजरीवाल का कुछ नहीं होना है। लेकिन मुझे तो हंसी आती है कि किस तरीके से ये व्यक्ति ड्रामा और झूठ करता है। पंजाब का मुख्यमंत्री भी पहुंचा हुआ है वहां पे और वो भाषण बड़ा
वायरल चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हमने एक बार केजरीवाल को फ़ोन किया था तो अचानक से फ़ोन कट हो गया। मैंने फिर कोशिश की तो मालूम चला कि हमारे फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है। फिर मैंने दूसरे से नंबर लगा करके मैंने केजरीवाल से बात की तो केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारे में तो बैलेंस खत्म हो गया, हमारे यहाँ तो मेरे फ़ोन में तो पैसे ही नहीं है, इसमें सिर्फ रिसीविंग है, फ़ोन हो ही नहीं सकता। इतने गरीब हम लोग हैं। शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए डकारने वाले ये राजनीति के नटवर लालों का जो गैंग है, इनको मालूम नहीं है कि इनकमिंग आउटगोइंग ये फ्री है आज के ज़माने में। ये तमाशा कर रहे हैं। जिस जगह से तुम बातचीत कर रहे थे वहां पे कोई वाईफाई नहीं था क्या? और केजरीवाल को के दफ्तर में वाईफाई नहीं है क्या? हाथ में केजरीवाल 1.5 लाख का आईफोन लेके घूमता है और इस तरह की बचकानी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दिक्कत क्या है कि केजरीवाल अपने ही करतूतों में फंसा हुआ है। एक और वीडियो मैंने देखा जो गुजरात के हर फोन में चुनाव से पहले पहुंच जाएगा, जिसमें वो गुजरातियों को गालियां देते हुए, गुजरातियों को चुनौती देते हुए कह रहा है कि गुजरातियों समझ लो, मेरे ऊपर हमला किया, हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी को गालियां दें, गुजरातियों को भला बुरा कहें जब वो दिल्ली में हो, और इस तरह के ड्रामेबाजी करके वो गुजरात के लोगों को बरगला लेंगे, ये तो मुमकिन लगता नहीं है। और इसलिए वो जहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई बोतल मार दे रहा है, कहीं मोदी मोदी की आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों को। तो ये बेकार की चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वो गढ़ है गुजरात के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना ये केजरीवाल के बस की ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल गुजरात फतह करने में फेल हो रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर जूझ रही है। कोई भी अध्यक्ष पद पर बैठने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो चुनाव में कांग्रेस नेताओं के कहने पर उतरे हैं, नहीं तो वो तैयार नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता बदलाव नहीं ला सकते और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखेंगे। पार्टी को बदलाव चाहिए तो मैं हूं, यानी कि आपस में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, ये चुनाव कांग्रेस में फूट डालने का काम कर रहा है, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस में ऑलरेडी फूट है। इस चुनाव से क्या होगा? जिस मकसद से इस चुनाव को करवाया गया वो मकसद ही फेल कर गया है। लेकिन सोनिया गांधी को बाद में समझ आएगा कि ये इनकी चालबाजियों की वजह से इनकी पूरी प्लानिंग धाराशायी हो गई है। जिस तरीके से कैंपेन शशि थरूर कर रहे हैं और जिस हिसाब से नया जो यूथ है कांग्रेस के अंदर उसका समर्थन मिल रहा है, इनके जो गांधी परिवार के जो उम्मीदवार खड़गे साहब हैं उनको आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है। खड़गे साहब के मुंह से निकल गया कि हम पब्लिक में आपस में डिबेट कर सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि चुनौती कबूल है, लेकिन खबर आ रही है कि भाई इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की जाए, ये गांधी परिवार से आदेश आ गया है। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी पार्टी में एक कठपुतली अध्यक्ष चाहते हैं और वो काम वो खड़गे साहब को देना चाहते हैं। रही बात शशि थरूर की, तो शशि थरूर तो बेचारे उस ट्रेडिशन को बिलीव करते हैं कि भाई यहाँ पे ओपन तरीके से इलेक्शन हो, जो पॉसिबल होता दिख नहीं रहा। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जहाँ तहाँ अलग अलग राज्यों में जो प्रतिनिधियों के जो नाम सामने आ रहे हैं कि जो वोट डालेंगे, वो तो सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। अपने समर्थकों को ही सिर्फ वो प्रतिनिधि मंडल में वो शामिल कर रहे हैं। तो शशि थरूर को वोट कौन देगा? अभी खेल इसमें कुछ होगा, ये आभास कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बवाल मचने वाला है। 8 तारीख तक ये दबाव दिया जा रहा है शशि थरूर को कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें, क्योंकि सोनिया गांधी के जो आधिकारिक गांधी परिवार के जो उम्मीदवार हैं वो खड़गे साहब हैं। अब देखिए 8 तारीख के बाद जब दोनों शख्स मैदान में टिके रहते हैं
तब क्या स्थिति बनती है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी में कलह और फूट अब सामने आ रही है। दो गुटों में बंटी दिख रही है कांग्रेस। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली से पहले बड़ा झटका लगा है। 4000 शिवसैनिक शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद ये दशहरा रैली मैदानी जंग बन गया है। भले ही उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत मिली है, लेकिन असली शक्ति तो शिंदे के पास है, क्योंकि सारे शिवसैनिक उद्धव को छोड़ चुके हैं। तो इस बार की दशहरा रैली शक्ति प्रदर्शन का मैदान है, जहां उद्धव का भविष्य तय होगा कि आखिर जनता किसके साथ है। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे के लिए दशहरा रैली उनके आगे का भविष्य तय करेगी? भविष्य तो ऑलरेडी तय हो चुका है। वह इलेक्शन कमीशन से फैसला आना है कि सिंबल किसके पास जाएगा। जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा हाथ से। दशहरे की रैली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी। आज पार्टी टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे का समर्थन था, लेकिन कल खबर आई कि 4000 शिवसैनिक वो छोड़ के चले गए। कहां चले गए? एकनाथ शिंदे के पास। कहां के कार्यकर्ता थे? तो आदित्य ठाकरे की कंस्टिट्यूंसी वर्ली थे। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इज्जत की लड़ाई है जो दशहरे का जो रैली होने वाला है। तो बताया यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को फोन किया है कि हमारे पास तो लोग कम हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज दीजिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ होगी, शिव सैनिकों की। अब देखिएगा इस तरह की खबरें जरूर आएगी कि जो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और एनसीपी कार्यकर्ता हैं, कुछ टोपी वाले भी, वो दिहाड़ी लेकर के वहाँ पहुँचेंगे। तो ये आरोप, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में हो रही हैं। वैसे काफ़ी इंटरेस्ट है महाराष्ट्र के लोगों का भी और देश के भी लोगों का कि आखिरकार दशहरे की रैली में भीड़ किसके साथ ज़्यादा होती है। मैं भीड़ की बातें कर रहा हूँ। शिव सैनिक ज़्यादातर पूरे महाराष्ट्र में वो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उद्धव ठाकरे के साथ न संगठन है, न लोग हैं, न शिव सैनिक हैं, कोई नहीं बचा है। अब सिर्फ ये लड़ाई एक शोबाजी है जिसे दशहरे को हम लोगों को देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात एक चौंकाने वाली खबर की कर लेते हैं। भारत के एयर स्पेस से गुजर रहे ईरानी विमान में बम होने की खबर मिलने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। पहले इस ईरानी विमान ने दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। ये विमान ईरान से चीन जा रहा था। बम की जानकारी मिलने के बाद इसकी निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट्स को लगाया गया। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी। जेट्स ने इसे एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन 45 मिनट तक ये बम वाला विमान भारतीय स्पेस में ही घूमता रहा। डॉक्टर साहब, दिल्ली में ही लैंडिंग क्यों चाहता था ये विमान? देखिए, ये बड़ी विचित्र सी खबर आ गई सवेरे सवेरे, ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा लगा कि भाई कोई हाईजैक हो गया, बम आ गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि भाई ये तो खबर पाकिस्तान से उड़ाई गई जी। पाकिस्तान से ही बताया गया कि भाई उसमें बॉम्ब है। ये पाकिस्तानियों को और काम धाम तो बचा नहीं है, बॉम्ब लगाना, बॉम्ब विस्फोट करवाना। तो खैर ये तेहरान से चीन की तरफ जा रहा था और ये पाकिस्तान होते हुए जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर से वो चाइना के अंदर वो घुस जाता। लेकिन अचानक से ये अफरा तफरी मची और वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। अब वो लैंडिंग की परमिशन मांग रहा। तो जैसे ही वो एयर स्पेस के अंदर घुसा तो हमारे जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो जैसे ही वो अपने हाइट को नीचे करने लगा, कोई भी प्लेन जब आसमान में उड़ता है उसका किस हाइट पे उसको उड़ना है वो भी तय है जी। वो उसको नीचे लेकर के आने लगा तो फौरन दो सिकोई जो है उनके पीछे लगा दिया गया। वो दिल्ली में लैंडिंग की इजाज़त मांग रहा था। दिल्ली के ऊपर वो 45 मिनट तक घूमता रहा। फिर इनको कहा गया कि भाई हम नहीं दे सकते। और पता नहीं उसमें क्या हो जी। भाई
ईरान से उड़ा है, चीन जा रहा है, पाकिस्तान बता रहा है। ये तीनों ही बड़े संदिग्ध किस्म के मुल्क हैं। दीज आर माने एक्सिस ऑफ इवल्स। उनको क्यों हम नीचे उतारे? तो फिर उनको जो है दिल्ली से फिर उनको खदेड़ा गया। तो ये बाकायदा उसी रूट पे यूपी क्रॉस करते हुए, बिहार क्रॉस करते हुए, बंगाल क्रॉस करते हुए ये बांग्लादेश चला गया। तो बांग्लादेश के बाद इनको टाटा बाय बाय कह के कि भाई आप जाएं। अब चाइना ये पहुंचा, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो प्लेन जो है वो चीन पहुंच चुका, और ये पूरी तरह से एक फेक खबर थी। इसके बारे में वहाँ की एजेंसी ने ये जानकारी दी है। तो खामखा पूरा देश जो है चौकन्ना हो गया कि कहीं 9/11 की तरह कोई अटैक तो नहीं हिंदुस्तान में होने वाला है। खैर, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।